वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट के एक बहुत यूजफुल हुक पर बात करने वाले हैं, यूज रिड्यूसर। अक्सर जब रिएक्ट एप्लीकेशंस में स्टेट लॉजिक कॉम्प्लेक्स होने लगता है ना, खासकर जब एक स्टेट अपडेट दूसरे स्टेट पर डिपेंड करता है, तो यूज स्टेट अकेला मतलब या तो काफी नहीं रहता या कोड मेसी हो जाता है। यहीं पर यूज रिड्यूसर एक ज्यादा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। हमारे पास रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े कुछ सोर्सेज हैं और आज हम समझेंगे कि ये टूल क्या है, इसे सेटअप कैसे करते हैं और ये स्टेट मैनेजमेंट को कैसे आसान और प्रिडिक्टेबल बनाता है। बिल्कुल सही कहा। यूज रिड्यूसर असल में यूज स्टेट का एक ऑल्टरनेटिव है जो कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक को कंपोनेंट से बाहर एक अलग फंक्शन में रखने की सुविधा देता है। इससे कंपोनेंट क्लीन रहता है और वो जो स्टेट ट्रांजिशंस हैं उनको मैनेज करना आसान हो जाता है। तो चलिए इसे करीब से देखते हैं। ओके, तो लेट्स अनपैक दिस। तो सबसे पहले यूज रिड्यूसर है क्या? ये रिएक्ट का एक बिल्ट इन हुक है। जब आप इसे अपने कंपोनेंट में कॉल करते हैं तो ये आपको दो चीजें रिटर्न करता है। पहला, आपके कंपोनेंट का करंट स्टेट, और दूसरा एक स्पेशल फंक्शन जिसे डिस्पैच कहते हैं। हाँ, और यूज रिड्यूसर को कॉल करते समय आप इसे एक और फंक्शन पास करते हैं जिसे रिड्यूसर कहते हैं। यही रिड्यूसर फंक्शन है जो स्टेट को अपडेट करने का सारा लॉजिक हैंडल करता है। तो फ्लो कुछ ऐसा बनता है। यूआई में कुछ होता है, जैसे मान लीजिए बटन क्लिक हुआ, आप डिस्पैच फंक्शन को एक एक्शन के साथ कॉल करते हैं और रिएक्ट उस एक्शन और करंट स्टेट को आपके रिड्यूसर फंक्शन में भेजता है। रिड्यूसर फिर उस एक्शन के हिसाब से नया स्टेट कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। तो ये डिस्पैच फंक्शन एक तरह से स्टेट अपडेट रिक्वेस्ट भेजने का तरीका हुआ। एग्जैक्टली। आप सीधे स्टेट को नहीं बदलते, आप रिड्यूसर को बताते हैं कि क्या हुआ है और रिड्यूसर तय करता है कि उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर स्टेट को कैसे बदलना है। ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स ही यूज रिड्यूसर की एक बड़ी ताकत है। और आपने रिड्यूसर फंक्शन का जिक्र किया। सोर्स कहता है कि ये फंक्शन प्योर होना चाहिए। इसका क्या मतलब है यहाँ? प्योर फंक्शन का मतलब है कि वो हमेशा सेम इनपुट के लिए सेम आउटपुट देगा और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। साइड इफेक्ट्स मतलब जैसे एपीआई कॉल करना या कंपोनेंट के स्कोप के बाहर किसी वेरिएबल को बदलना, ऐसा कुछ नहीं। रिड्यूसर का सिग्नेचर होता है स्टेट एक्शन इक्वल्स टू न्यू स्टेट। ये करंट स्टेट और एक एक्शन ऑब्जेक्ट लेता है और सिर्फ नया स्टेट कैलकुलेट करके रिटर्न करता है। उसे बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। समझ गया। तो ये प्रेडिक्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए जरूरी है। और ये एक्शन ऑब्जेक्ट क्या है? सोर्स में टाइप डॉट इंक्रीमेंटेड एज जैसा उदाहरण है। हाँ, एक्शन एक प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है। कन्वेंशन ये है कि इसमें एक कम से कम एक टाइप प्रॉपर्टी जरूर हो जो एक स्ट्रिंग होती है और बताती है कि किस तरह का अपडेट करना है। ये टाइप ही रिड्यूसर को बताता है कि कौन सा लॉजिक चलाना है। जरूरत पड़ने पर एक्शन ऑब्जेक्ट में और डेटा भी भेजा जा सकता है, जिसे अक्सर पेलोड कहते हैं। पेलोड जैसे अगर नाम बदलना है तो एक्शन हो सकता है टाइप चेंज नेम, नेक्स्ट नेम नया नाम। यहाँ नेक्स्ट नेम पेलोड है। गॉट इट। तो सेटअप की बात करें, इसे कंपोनेंट में इस्तेमाल करने का सिंटैक्स क्या है? बेसिक सिंटैक्स है कॉन्स्ट स्टेट डिस्पैच इज इक्वल टू यूज रिड्यूसर रिड्यूसर इनिशियल आर्ग इनिट। यहां 3 आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहला रिड्यूसर, वो प्योर फंक्शन जो स्टेट अपडेट्स को हैंडल करेगा। दूसरा इनिशियल आर्ग, ये इनिशियल स्टेट की वैल्यू है या वो आर्ग्यूमेंट जिससे इनिशियल स्टेट कैलकुलेट होगा अगर तीसरा आर्ग्यूमेंट दिया है। और तीसरा है इनिट, ये एक ऑप्शनल इनिशियलाइजर फंक्शन है। ये तीसरा आर्गुमेंट इनिट फंक्शन ऑप्शनल क्यों है और कब काम आता है? हाँ, ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत यूजफुल है, खासकर जब इनिशियल स्टेट को कैलकुलेट करना महंगा हो। सोर्स में अवॉइडिंग रिक्रिएटिंग द इनिशियल स्टेट सेक्शन में इसका जिक्र है। मान लीजिए इनिशियल स्टेट बनाने के लिए आपको एक बड़ी लिस्ट बनानी है या कोई हैवी कंप्यूटेशन करनी है। अगर आप कैलकुलेटेड इनिशियल स्टेट सीधे दूसरे आर्ग्यूमेंट इनिशियल आर्ग में देंगे तो वो कैलकुलेशन हर री-रेंडर पर रिपीट हो सकती है, भले ही उसकी वैल्यू इस्तेमाल ना हो रही हो। अच्छा, तो इनिट फंक्शन इस्तेमाल करने से ये कैलकुलेशन सिर्फ एक बार होती है? एग्जैक्टली। आप कैलकुलेशन करने वाला फंक्शन जैसे क्रिएट इनिशियल स्टेट तीसरे आर्ग्यूमेंट में पास करते हैं और इनिशियल स्टेट बनाने के लिए जरूरी आर्ग्यूमेंट अगर कोई है तो दूसरे आर्ग्यूमेंट इनिशियल आर्ग में देते हैं।
रिएक्ट फिर उस इनिट फंक्शन को सिर्फ कंपोनेंट के इनिशियल रेंडर पे कॉल करेगा। सोर्स में वो टोडो लिस्ट का उदाहरण था जहां 50 टोडोज बन रहे थे। वहां ये टेक्निक काम आती है। और अगर इनिशियलाइजर को कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, तो आप इनिशियल आर्ग में नल पास कर सकते हैं। ये तो काफी प्रैक्टिकल टिप है परफॉर्मेंस के लिए। ओके, अब रिड्यूसर फंक्शन लिखने पर आते हैं। सोर्स में स्विच स्टेटमेंट इस्तेमाल करने का सजेशन है एक्शन टाइप के आधार पर लॉजिक चलाने के लिए। हाँ, ये कॉमन पैटर्न है। आप एक्शन के टाइप पर स्विच करते हैं। हर केस एक स्पेसिफिक एक्शन टाइप को हैंडल करता है, जैसे इंक्रीमेंटेड एज या चेंज्ड नेम। उस केस के अंदर आप नया स्टेट कैलकुलेट करते हैं और उसे रिटर्न करते हैं। सबसे जरूरी बात जो सोर्स हाईलाइट करता है वो है इम्यूटेबिलिटी। डायरेक्टली बदलना नहीं चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर स्टेट एक ऑब्जेक्ट है तो state.age equals to state.age+1 रिटर्न स्टेट करना गलत है, क्योंकि ये ओरिजिनल स्टेट ऑब्जेक्ट को ही म्यूटेट कर रहा है। तो सही तरीका क्या है? हमेशा एक नया ऑब्जेक्ट या एरे रिटर्न करना? बिल्कुल। अगर स्टेट ऑब्जेक्ट है तो आप स्प्रेड सिंटैक्स डॉट का इस्तेमाल करके पुराने स्टेट की सारी प्रॉपर्टीज को एक नए ऑब्जेक्ट में कॉपी करें और फिर जिस प्रॉपर्टी को बदलना है उसे ओवरराइड कर दें, जैसे रिटर्न डॉट स्टेट कॉमा एज डॉट स्टेट डॉट एज+1। ये एक नया ऑब्जेक्ट बनाता है जिसमें पुरानी सारी प्रॉपर्टीज है, बस एज की वैल्यू अपडेटेड है। अरेज के लिए भी यही नियम है। हाँ, पुश, स्प्लाइस जैसे म्यूटेटिंग मेथड्स की जगह कॉनकैट, स्लाइस, मैप, फिल्टर या स्प्रेड सिंटैक्स का इस्तेमाल करके नए एरेज बनाएं। और ये इतना जरूरी क्यों है? अगर वैल्यू बदल रही है तो रिएक्ट को पता क्यों नहीं चलता अगर हम म्यूटेट करते हैं? क्योंकि रिएक्ट स्टेट चेंजेस डिटेक्ट करने के लिए object.is कंपैरिजन इस्तेमाल करता है। object.is। हाँ, प्रिमिटिव वैल्यूज जैसे नंबर्स, स्ट्रिंग्स, बुलियंस के लिए ये वैल्यू कंपैरिजन करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स और एरेज के लिए ये रेफरेंस कंपैरिजन करता है। यानी ये देखता है कि मेमोरी में ऑब्जेक्ट का एड्रेस बदला है या नहीं। जब आप स्टेट को म्यूटेट करते हैं तो ऑब्जेक्ट का कंटेंट बदल जाता है, लेकिन मेमोरी एड्रेस वही रहता है। रिएक्ट को लगता है कि कुछ बदला ही नहीं और वो री-रेंडर स्किप कर देता है। यूआई अपडेट नहीं होती। ओह, इसीलिए हमेशा नया ऑब्जेक्ट या एरे रिटर्न करना क्रिटिकल है। ये object.is वाला पॉइंट की है। ये बताता है कि रिएक्ट हुड के नीचे कैसे काम कर रहा है। ओके, तो इम्यूटेबिलिटी का ध्यान रखना क्रिटिकल है। इसके अलावा यूज रिड्यूसर इस्तेमाल करते वक्त और क्या रूल्स या कैविएट्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए? सोर्स में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। हाँ, कुछ जरूरी नियम है। पहला, यूज रिड्यूसर एक हुक है, तो इससे हमेशा कंपोनेंट के टॉप लेवल पे कॉल करें। इसे लूप्स, कंडीशंस या नेस्टेड फंक्शंस के अंदर कॉल न करें। रिएक्ट हुक्स के रूल्स यहाँ भी लागू होते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट डिस्पैच फंक्शन के बारे में है। सोर्स कहता है कि स्टेट अपडेट तुरंत नहीं होता। सही कहा। स्टेट अपडेट्स इन रिएक्ट आर एसिंक्रोनस एंड बैच्ड। जब आप डिस्पैच कॉल करते हैं, रिएक्ट स्टेट अपडेट को स्केड्यूल करता है, लेकिन वो स्टेट वेरिएबल की वैल्यू करंट रेंडर में नहीं बदलती। स्टेट बिहेव्स लाइक अ स्नैपशॉट फॉर ईच रेंडर। अगर आप डिस्पैच के तुरंत बाद स्टेट वेरिएबल को लॉक करेंगे तो आपको पुरानी वैल्यू ही दिखेगी। अच्छा, नया स्टेट अगले री रेंडर में ही अवेलेबल होगा। तो ये यूज स्टेट के सेट फंक्शन जैसा ही है। और ये बैचिंग का क्या मतलब है? बैचिंग मतलब रिएक्ट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए एक सिंगल इवेंट हैंडलर, जैसे एक बटन क्लिक में हुए मल्टीपल स्टेट अपडेट्स, चाहे वो डिस्पैच से हो या यूज स्टेट के सेट फंक्शन से, उन सबको एक साथ ग्रुप कर देता है। फिर उन सब के प्रोसेस होने के बाद ही सिंगल री-रेंडर ट्रिगर करता है। इससे अननेसेसरी मल्टीपल री-रेंडर्स बचते हैं। सोर्स मेंशन करता है कि बहुत रेयर केसेस में अगर तुरंत डॉम अपडेट चाहिए तो फ्लश सिंक यूज कर सकते हैं, पर सामान्यतः इसकी जरूरत नहीं पड़ती। अंडरस्टूड। एक और बात सोर्स में स्ट्रिक्ट मोड को लेकर है। डेवलपमेंट में रिड्यूसर 2 बार क्यों कॉल होता है? हाँ, ये रिएक्ट का एक डीबगिंग फीचर है। स्ट्रिक्ट मोड में रिएक्ट जानबूझकर आपके रिड्यूसर फंक्शन को और इनिशियलाइजर फंक्शन को भी 2 बार कॉल करता है। इसका मकसद है एक्सीडेंटल इम्प्यूरिटीज पकड़ना। अगर आपका रिड्यूसर फंक्शन ट्रूली प्योर है, जैसा होना चाहिए, तो ये डबल कॉल आपके लॉजिक पर कोई असर नहीं डालेगा, क्योंकि दूसरी कॉल का रिजल्ट डिस्कार्ड कर दिया जाता है। लेकिन अगर रिड्यूसर इम्प्योर है, जैसे स्टेट को म्यूटेट कर रहा है, तो डबल कॉल अक्सर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन प्योर नहीं है। अच्छा, प्रोडक्शन में ये डबल कॉल नहीं होता। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट में एक सेफ्टी नेट की तरह है।
प्योर फंक्शंस एनफोर्स करने के लिए। काफी यूजफुल है। अब सोर्स में कुछ कॉमन ट्रबल शूटिंग टिप्स दिए हैं, क्या हम उन पर एक नजर डाल सकते हैं? अक्सर डेवलपर्स कहाँ फंसते हैं? हाँ, बिल्कुल। कुछ आम समस्याएं हैं। पहला, डिस्पैच के बाद पुरानी स्टेट वैल्यू दिखना। जैसा हमने बात की, ये रिएक्ट के एसिंक्रोनस नेचर और स्टेट स्नैपशॉट बिहेवियर की वजह से है। अपडेट्स अगले रेंडर में दिखेंगे। ठीक है। दूसरा, स्क्रीन अपडेट ना होना या स्टेट का कोई हिस्सा अनडिफाइंड हो जाना। ये अक्सर स्टेट म्यूटेशन या रिड्यूसर से नया स्टेट रिटर्न करते समय स्टेट स्प्रेड सिंटैक्स भूल जाने की वजह से होता है। हाँ, ये हो जाता है कभी कभी। हाँ, तो हमेशा इम्यूटेबिलिटी रूल्स फॉलो करें और इंश्योर करें कि आप पूरा नया स्टेट ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं। और अगर पूरा स्टेट ही अनडिफाइंड हो जाए? ये तब हो सकता है जब रिड्यूसर के किसी केस में रिटर्न स्टेटमेंट मिस हो गया हो, या फिर एक्शन टाइप किसी भी केस से मैच न करे और कोई डिफॉल्ट रिटर्न वैल्यू न हो। सोर्स का सजेशन है कि स्विच के एंड में एक एरर थ्रो करें, जैसे थ्रो एरर अननोन एक्शन प्लस एक्शन डॉट टाइप, ताकि अनहैंडल्ड एक्शंस तुरंत पता चल जाएं। ये अच्छा पॉइंट है। एक और कॉमन एरर है टू मेनी री-रेंडर्स। ये क्यों होता है? ये इनफाइनाइट लूप का सिग्नल है। अक्सर ये तब होता है जब आप कंपोनेंट के रेंडर लॉजिक के दौरान ही डिस्पैच कॉल कर देते हैं, बिना किसी कंडीशन के। एक आम गलती है इवेंट हैंडलर को गलत तरीके से पास करना, जैसे ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक लिखना। हाँ, फंक्शन कॉल कर देना सीधे। हाँ, ये फंक्शन को रेंडर के समय ही कॉल कर देगा, जो स्टेट अपडेट करेगा, जो फिर से रेंडर ट्रिगर करेगा और लूप बन जाएगा। सही तरीका है ऑन क्लिक इज इक्वल टू हैंडल क्लिक फंक्शन रेफरेंस या ऑन क्लिक इज इक्वल टू ई हैंडल क्लिक ई एरो फंक्शन। ये ट्रबल शूटिंग टिप्स काफी प्रैक्टिकल हैं। लगता है ज्यादातर समस्याएं इम्यूटेबिलिटी और रिएक्ट के रेंडर अपडेट साइकिल को ठीक से न समझने से आती हैं। प्रिसाइजली, ये कॉन्सेप्ट्स स्टेट स्नैपशॉट, बैच्ड अपडेट्स, इम्यूटेबिलिटी, प्योर फंक्शंस, इनको समझना यूज रिड्यूसर को और रिएक्ट में स्टेट मैनेजमेंट जनरली इफेक्टिवली यूज करने के लिए फंडामेंटल है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? अगर हम सब कुछ समराइज करें तो लिसनर के लिए की टेक अवे क्या है? यूज रिड्यूसर कब इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, यूज रिड्यूसर तब चमकता है जब आपके कंपोनेंट का स्टेट लॉजिक कॉम्प्लेक्स हो या जब अगला स्टेट पिछले स्टेट पर काफी निर्भर करता हो। ये स्टेट अपडेट लॉजिक को कंपोनेंट से बाहर एक डेडिकेटेड रिड्यूसर फंक्शन में मूव करके कोड को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और ज्यादा टेस्टेबल बनाता है। इवेंट हैंडलर्स सिंपल रहते हैं, वो बस एक्शंस डिस्पैच करते हैं। सारा डिसीजन मेकिंग लॉजिक रिड्यूसर में सेंट्रलाइज्ड होता है। तो ये कोड ऑर्गेनाइजेशन और मेंटेनेबिलिटी में मदद करता है? जैसे जैसे एप्लीकेशन बड़ा होता है, सोर्स में यूज स्टेट वर्सेस यूज रिड्यूसर पर एक कंपैरिजन लिंक भी था। तो मतलब सिंपल स्टेट के लिए यूज स्टेट ठीक है, पर जैसे ही लॉजिक बढ़ने लगे, यूज रिड्यूसर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एग्जैक्टली, इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, यूज रिड्यूसर आपको एक पैटर्न इंप्लीमेंट करने में मदद करता है जहां स्टेट ट्रांजिशंस प्रिडिक्टेबल होते हैं। हर चेंज एक स्पेसिफिक एक्शन से ट्रिगर होता है और एक प्योर फंक्शन यानी रिड्यूसर द्वारा हैंडल किया जाता है। ये रिडक्स जैसी स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज के कोर कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता है, बस कंपोनेंट लेवल पर। इससे डीबगिंग आसान हो जाती है क्योंकि आप रिड्यूसर को आइसोलेट करके टेस्ट कर सकते हैं। और अब लिसनर के लिए एक फाइनल थॉट। हमने देखा कि यूज रिड्यूसर कंपोनेंट लेवल स्टेट को कैसे मैनेज करता है, पर क्या ये पैटर्न एप्लीकेशन के ब्रॉडर डेटा फ्लो को स्ट्रक्चर करने में भी मदद कर सकता है? सोचिए कि अगर मल्टीपल कंपोनेंट्स को सेम कॉम्प्लेक्स स्टेट लॉजिक शेयर करने की जरूरत हो या ग्लोबल स्टेट मैनेज करना हो, क्या यूज रिड्यूसर को रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट एपीआई के साथ मिलाकर एक कस्टम एप्लीकेशन वाइड स्टेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन बनाया जा सकता है जो रिडक्स जैसा प्रेडिक्टेबिलिटी दे बिना एक्सटर्नल लाइब्रेरी के? ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है एक्सप्लोर करने के लिए। उम्मीद है रिएक्ट की यूज रिड्यूसर हुक पर यह गहरी बातचीत जानकारीपूर्ण रही होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।